पुस्तक का नाम प्रजातंत्र का मेरुदंड समर्थ धर्मतंत्र। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। राजनीति का प्रभाव क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। शिक्षा, शासन व्यवस्था, सुरक्षा, अपराध नियंत्रण व कानून, उत्पादन एवं श्रम, विज्ञान तथा व्यवस्था जैसे विषय तो उसके अंग थे ही। अब स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, कला जैसे सीधे व्यक्ति से संबंधित विषय भी इसके प्रभाव क्षेत्र में आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनप्रवाह को यदि देखना हो, जानना हो कि अमुक समाज किस ओर जा रहा है, वहाँ के शासन तंत्र का स्वरूप देखकर बताया जा सकता है। यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति असत्य नहीं है। शासन तंत्र के संचालकों का चरित्र एवं आदर्श ही जनमानस के स्तर को ढालता है। यह एक ही निर्विवाद सत्य है। प्राचीन काल में ऋषियों व ब्राह्मणों को अधिकार मिलते थे, वही स्थान आज शासन संचालकों को भी मिल रहा है। उन्हीं के वक्तव्यों, भाषणों, गतिविधियों व योजनाओं से प्रजातंत्र भरा दिखाई देता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, राजनीति वहाँ के एक चक्र कुचक्रों से भरपूर रहते हैं। ऐसे सब की चर्चा के केंद्र बिंदु शासन तंत्र संचालकों को कैसा होना चाहिए, इस पर कभी भी दो मत नहीं हो सकते। जन प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ कभी भी हीन चरित्र का शासक वर्ग नहीं बन सकता। मजबूरी में गाड़ी भले ही खिंच रही हो, वह अधिक दिन चलने वाली नहीं है। आज सब कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ा अभाव नजर आता है। यह अभाव है उदार और उदात्त भावनाओं का, चारित्रिक उत्कृष्टता एवं भावनात्मक आदर्शवादिता का। यदि दुनिया का नेतृत्व गांधी, ईसा, बुद्ध, सुकरात, कन्फ्यूशियस जैसी आत्माओं के हाथ होता तो ये वैसी ना होती, स्वर्ग बन गई होती। काश राजनीति ने धूर्तता छोड़कर धर्म नीति बनना स्वीकार कर लिया होता तो सर्वत्र शांति व आनंद की धारा बह रही होती। आज शरीर बल, ऐश्वर्य, चातुर्य, विज्ञान की उपलब्धियां नित बढ़ रही हैं, पर चरित्र बल घटता जा रहा है। शासन के पास सत्ता पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली रूप में है, पर वह विशेषता घट रही है जो जनमानस में भरपूर जीने की लालसा जगाती थी, सुख शांति में जीवन जीने की प्रेरित करती थी। यदि लोग दंड के भय से अथवा साम्यवादियों की तरह वातावरण की ढलाई के रूप में ब्रेन वॉशिंग के बलबूते किसी व्यवस्था का अनुकरण करते हों तो यह अस्थायी प्रभाव अधिक समय टिकता नहीं। अंकुश हटाने पर जो प्रतिक्रिया होती हैं वह उच्छृंखलता, अराजकता के रूप में सामने आती हैं। जनता जब श्रद्धा से अवनत होकर शासकों के व्यक्तित्व व भावना स्तर से प्रभावित होकर चलती है तो राष्ट्र की सच्ची प्रगति का मार्ग खुल जाता है। ऐसी प्रगति जो भौतिक क्षेत्र में ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में ही दिव्य अनुदान बरसाकर रख देती है। राजतंत्र के कुछ उत्तरदायित्व हैं जो अपनी जगह हैं एवं उनका परिपालन करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। न्याय और कानून के माध्यम से अनीति को रोकना एवं जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करना शासन तंत्र का कार्य है। इन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों को कानून के प्रति स्वनिष्ठावान, निष्पक्ष, निर्लोभी व कर्तव्यपरायण बनना होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। कुछ देशों का गत दिनों का घटनाक्रम यही बताता है। अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों का इतिहास रक्त रंजित पृष्ठों से भरा पड़ा है। नित्य तख्ता उलटने व सेना द्वारा नियंत्रण अपने हाथ में लेने के समाचार पढ़ने को मिलते हैं। इसके विपरीत संसार के जिन देशों का उत्कर्ष हुआ है, जिनमें जापान, जर्मनी, इजराइल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क जैसे कुछ राष्ट्र प्रमुख हैं, वहीं की सुयोग्य सरकारों का इसमें बड़ा श्रेय रहा है। सूझबूझ, कुशलता के साथ ईमानदारी का संयोग यदि न हुआ तो वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, जनता का हित साधन नहीं कर पाएंगे। आदर्शों से भ्रष्ट लोग किसी भी शासन पद्धति को अपनावें, किसी भी राजनीति की घोषणा करें,
परिणाम कुछ भी हाथ ना लगेगा। दूसरी सशक्त व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की धर्म तंत्र होती है। विश्व के 2/3 देशों में यह बड़ी समर्थ भूमिका निभाता है। भारत जैसे धर्म प्रधान राष्ट्र में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वही एकमात्र माध्यम है जो अंतःकरण के मर्म स्थल तक पहुंचकर मान्यताओं, आकांक्षाओं और प्रेरणाओं को उच्च स्तरीय दिशाधारा दे सकने में समर्थ हो सकता है। भौतिक क्षेत्र पर शासन का आधिपत्य और अंतर चेतना को दिशा देने में, अध्यात्म के वर्चस्व को स्वीकार करने में किसी को भी अड़चन नहीं हो सकती। दोनों एक तराजू के 2 पलड़ों के समान हैं। दोनों एक दूसरे को संतुलित बनाए रखते हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि मध्यकालीन अंधकार युग में तूफानी बेला में उभरी विकृतियों ने अन्य क्षेत्रों की तरह धर्म को भी अपने शिकंजे में कसा और उसे निहित स्वार्थों की मनमानी, अंधमान्यता एवं प्रतिकामिता का केंद्र बना दिया। इतने पर भी श्रद्धावश जितनी जनशक्ति और धनशक्ति उसके साथ जुड़ी हैं, इसका लेखा जोखा लगाने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यह सामर्थ्य लगभग राजतंत्र के हाथ में सन्निहित शक्ति के समतुल्य ही जा पहुंचती हैं। 60 लाख साधु संत अपने यहाँ ऐसे हैं कि जिनकी आजीविका धर्म के नाम पर चलती है। अपने यहाँ 7 लाख गांव हैं। हर गांव को औसतन 8.5 साधुओं के निर्वाह तथा व्यसन कौतुकों का खर्च वहन करना पड़ता है। यदि उनका श्रम उपयोगी कामों में लगा होता तो ग्राम्य क्षेत्र की वैसी दुर्दशा ना रही होती जैसे कि आज है। धर्मजीवी ब्राह्मण समुदाय इनसे भी बड़ा है, जो देवताओं की दलाली के ठेकेदार होने के बदले प्रचुर दान दक्षिणा अर्जित करता है, पर बदले में देवत्व के परिपोषण में पसीने की एक बूंद भी नहीं बहाता। तीर्थयात्रा, पर्व स्नान और देवदर्शन के निमित्त भावुक धर्म प्रेमियों की इतनी राशि व्यय होती है जिसे सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले राजस्व से कम नहीं अधिक ही आंका जा सकता है। धर्म कृत्यों और धर्मानुष्ठानों में लगने वाले समय, श्रम और धन का लेखा जोखा जाए तो उस संपदा का मूल्यांकन भी कुबेर के स्वर्ण सुमेरु जितना ही हो जाता है। जनशक्ति, धनशक्ति और श्रद्धा शक्ति का समन्वित रूप इतना मूल्यवान है कि यदि उसे सत प्रवृत्ति के संवर्धन की दिशा में मोड़ा जा सके तो उससे वे कार्य बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं जो धर्मतंत्र द्वारा किए जाने अपेक्षित हैं। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हैं। धर्म की स्थापना में राजनीति का सहयोग आवश्यक है और राजनीति के मंदोन्मत्त हाथी पर धर्म का अंकुश जरूरी है। दोनों में उपेक्षा या असहयोग की प्रवृत्ति नहीं, वरन घनिष्ठता एवं परिपोषण का तारतम्य जुड़ा रहना चाहिए। लोग अक्सर कर पूछते रहते हैं कि देवालयों के पास संचित संपदा और दैनिक व्यय की राशि इस पिछड़े देश में जब ईसाई मिशनों से भी अधिक परिमाण में है, तो फिर उसका उपयोग उन कार्यों में क्यों नहीं होता जिसलिए दूरदर्शी मनुष्यों ने धर्म तंत्र खड़ा किया था। यह सारी राशि निहित स्वार्थों की विलासिता, हरामखोरी, विडंबना में क्यों खर्च होती है? तो इसका उत्तर कुछ देते नहीं बनता। जिस भगवान की आड़ में यह सब होता रहता है, वह भी अपनी मौन भाषा में यही कहता है कि भावुक भक्तजनों की श्रद्धांजलि का सही उपयोग उस आस्तिकता से ही था जिसके सारे आध्यात्मिकता की सत प्रवृत्तियों का संवर्धन हो सका होता। विवेक और औचित्य की मांग यही है कि शासन के ऊपर जिस प्रकार भौतिक प्रगति और समर्थता की जिम्मेदारी लदी है, उसी प्रकार मानवीय गरिमा को समुन्नत बनाने के लिए जनमानस के परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन का उत्तरदायित्व धर्मतंत्र को उठाना चाहिए। अकेला राजतंत्र उस दोहरी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगा जो गाड़ी के 2 पहियों की तरह, यात्री के 2 पैरों की तरह, शिल्पी के 2 हाथों की तरह मिलजुल कर ही पूर्ण किए जा सकते हैं। भौतिक प्रगति में राजतंत्र निरत रहे और विचारणा तथा भावना के क्षेत्र में उत्कृष्टता का समावेश करने में धर्मतंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाए, यही श्रेयस्कर है।
भारत की वर्तमान राजनीतिक रीति नीतियों, शासन की गतिविधियों और तंत्र की कार्य प्रणाली पर सभी को असंतोष है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतनी लंबी अवधि में जो हो सकता था वह ना हो सका। जब हम समृद्धि की बात सोचते हैं तो वह भी विदेशी ऋण, मुद्रास्फीति थी। युद्ध का विश्व भर में वातावरण तथा बढ़ती गरीबी को देखते हुए खोखली मालूम होती है। नैतिक स्तर ऊपर से नीचे तक बुरी तरह गिरा है। विद्वेष, अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। गरीब अमीर की खाई पटने के बजाय इन 33 वर्षों में और बढ़ी है। शिक्षा तो वही है, पर उसके साथ जो सत्प्रवृत्तियां बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी। इस दिशा में घोर निराशा ही हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी देश की साख घटी ही है। अपनी इस असफलता पर हम में से हर कोई चिंतित और दुखी है। धर्मतंत्र के सशक्त माध्यम के रूप में लाखों भावनाशील परिजनों के इस परिवार वाले इस मिशन ने इस पर बड़ी बारीकी से सोचा है। भौतिक दृष्टि से भले ही विकसित देशों की तुलना में हम बहुत पीछे हों, स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई है कि विकासोन्मुख होना संभव ही ना हो सके। गंभीरता से उन कारणों को टटोलते हैं जिनके कारण ये विकृतियां उत्पन्न हुई तो निदान व उपचार दोनों ही समझ में आते हैं। विभूत प्राप्त करना तो सरल है, पर उसे पचाना कठिन। शक्ति प्राप्त करने से नहीं, उसका सदुपयोग करने से प्राप्तिकर्ता का गौरव आंका जाता है। ये तथ्य गांधी जी भली भांति जानते थे। उसी कारण उन्होंने असहयोग व सत्याग्रह आंदोलनों से एक महायज्ञ कर डाला, जिसमें जन जन ने अपनी आहुतियां दी। जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी बन गईं जिससे भारत को स्वराज्य मिल गया, तब वे उस असामाजिक उपलब्धि से जितने प्रसन्न थे उतने ही दुखी, चिंतित भी। जन जागरण का प्रयोजन तो पूरा नहीं हो सका था, इसलिए उन्हें चिंता यही थी कि इस गंगा अवतरण का सुसंचालन कैसे होगा, कौन करेगा। उन्होंने कांग्रेस को इसलिए एक लोक सेवी संस्था में रूपांतरित करने की कार्यकर्ताओं को पदलिप्सा से दूर रहने की राय दी थी। नेता उनसे सहमत ना हो सके। सारी शक्ति राजतंत्र को संभालने में लग गई। रचनात्मक कार्यों से अलग उनका ध्यान सत्ता की ओर चला गया। पिछले 33 वर्षों में जिस बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक क्रांति की जरूरत थी, शिक्षा और कला के महान माध्यमों को सृजनात्मक दिशा में लगाने के लिए उन्हें अपनाया जाना चाहिए था। इस भूल को यदि ईमानदारी से पूरा कर लेने का उत्तरदायित्व धर्मतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में राजतंत्र के सहयोगी सहकारी के रूप में युग निर्माण योजना ने उठा लिया है, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। जनमानस में 1000 वर्ष की गुलामी की कुसंस्कारी प्रक्रिया हटाने की उपेक्षा करने का दुष्परिणाम जो हो सकता था हमारे सामने है। इन परिस्थितियों से उत्कृष्ट राजनेतृत्व एवं आदर्श तंत्र की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। शासन संचालन करने वाली मशीन को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए, जब इस पर चिंतन करते हैं तो बात लौटकर फिर जनता के स्तर पर आ जाती है। सरकारी कर्मचारी आकाश से नहीं उतरते, वे भी उसी वातावरण में पले व बड़े हुए हैं जिसमें नागरिक रहते हैं। उसी प्रकार जाति पाति, क्षेत्रीय लाभ आदि की बात सोचने वाली जनता से आदर्शवादी सुयोग्य नेता चुने जाने की आशा भी व्यर्थ है। प्रजातंत्र में जनता के स्तर की ही सरकार बनती है और उसी स्तर की सरकारी मशीनरी भी चलती हैं। इसलिए यदि शासन सुयोग्य एवं सरकारी मशीन समर्थ बनानी है तो जन स्तर पर ही आदर्शों को समाहित करना होगा। कर्मचारी जिस परिवार से निकले वहीं से आदर्शवादी व भावना संपन्न कैसे बने, यह समस्या पर्दे के पीछे की अवश्य है, पर है बड़ी महत्वपूर्ण। इसे हल किए बिना तथाकथित प्रगति में खोखलापन ही बना रहेगा। प्रजातंत्र की जड़ जनता है। जहां जनता का स्तर ऊंचा होगा वहीं प्रजातंत्र सफल हो सकेगा। लोकमानस का निर्माण प्रजातंत्र की सफलता की अनिवार्य शक्ति है। इसे एक व्यक्ति नहीं, जन समूह ही मिलकर पूरा कर सकता है।
इस मिशन का विश्वास है कि बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति एवं नैतिक क्रांति की त्रिवेणी बाहे बिना तीर्थराज न बनेगा और उसमें स्नान किए बिना हमारे पाप ताप न कटेंगे। स्वतंत्रता का अभी एक ही चरण पूरा हुआ है, अन्य मोर्चों पर लड़ा जाना अभी शेष है। धर्मतंत्र के पास इतनी सशक्त समर्थ सेना है जो दत्त चित्त होकर लग सके तो यह कर सकती है। राष्ट्र ही नहीं, विश्व कल्याण का मार्ग भी यही है। जन जागरण और लोकमानस में उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का बीजांकुर बोया जाना इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण का अभिनव प्रयोग है। युग निर्माण योजना इसी दूरगामी परिणाम को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया से राजतंत्र को दिशा देने वाली लाल मशाल को हाथ में लिए धर्म, साहस, निश्चय और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ रही है। जनमानस के अतरंग का स्पर्श करने एवं कोमल भावनाओं को संवेदनशील बनाने की क्षमता राजतंत्र में नहीं है। उसकी मूल प्रकृति और प्रवृत्ति दूसरी है। कूटनीति और राजनीति परस्पर पर्यायवाची हैं। इसीलिए जब शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, धर्म आदि क्षेत्रों में राजतंत्र के प्रयत्न होते हैं तो वे स्थूल उपचार तक ही औपचारिकता निभाकर ही पूरे हो जाते हैं। ये क्षेत्र वस्तुतः धर्म व दर्शन का है। नैतिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए विचारणा को आमूल चूल ही बदलना होता है। उसी में स्थिरता है, प्रगति है। इस प्रयोजन की पूर्ति केवल धर्मतंत्र ही कर सकता है। राजसत्ता के भाव पक्ष वाले अभाव की पूर्ति यदि धर्मतंत्र करता चले तो एक आदर्श व्यवस्था उभर कर सामने आ सकती है। भौतिक सुधार, सुरक्षा, सुविधा संवर्धन राजतंत्र के दायित्व हैं, पर भावनाओं को उत्कृष्टता का खाद पानी देना, उन्हें सुनियोजित बनाए रखना व पतन निवारण की एक बहुत बड़ी समाज सेवा करना धर्मतंत्र का काम है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। भावात्मक सुधार के लिए प्रजातंत्र के वातावरण में मात्र धर्मतंत्र ही समर्थ हो सकता है। धर्म और अध्यात्म का मानव जाति की समग्र प्रगति हेतु सुनियोजन एवं धर्म के क्षेत्र में घुस गई अवांछनीयताओं का उन्मूलन यही एकमात्र विकल्प है जिसके माध्यम से अध्यात्म तंत्र को सशक्त बनाया जा सकता है। शासन तंत्र को दिशा दी जा सकती है। धर्मतंत्र को अब तक प्रतिगामियों का दुर्ग समझा जाता रहा है। इस मिशन ने उसे नया स्वरूप दिया है। उसकी मूल प्रवृत्ति प्रगतिशीलता को उभारा है। धार्मिक प्रथा परंपराओं के वाह्य स्वरूप को जिंदा रखकर उन्हें दिशापरक, शिक्षापरक बनाया है। यही कारण है कि जिस क्षेत्र की ओर से नाक भौं सिकोड़ी जानी थी, निराशाजनक माना जाता था, अब उसे मानवीय प्रगति की निर्णायक भूमिका संपादन करने में समर्थ माना जाने लगा है। 80% भारत को देहातों में बसा मानकर युग निर्माण योजना व प्रजा अभियान ने अपना कार्य क्षेत्र उसी को बनाया है। असली रण क्षेत्र वही है। यदि उसका सुधार हो गया, वहाँ सृजन की फसल लहल होने लगी, तो समझना चाहिए कि भारत का कायाकल्प हो गया। यह भूमिका परोक्ष रूप से राजनीति की ही है। प्रत्यक्ष राजनीति के परोक्ष में जो जनता की मूल शक्ति छिपी पड़ी है, उसके नैतिक स्तर व आध्यात्मिक चेतना का परिष्कार इसी प्रकार संभव है। यह जड़ में खाद व पानी लगाने वाले माली की भूमिका है। ऐसे प्रयत्नों का फल किसी भी राजनीतिक पार्टी या सरकार की अपेक्षा अधिक सत परिणाम ही उत्पन्न करेगा। स्वस्थ राजनीति से जो भवन बन सकता है, उसकी नींव का पत्थर यह मिशन है। किसी से कोई द्वेष विग्रह नहीं, यह तो सहयोगी की पर्दे की पीछे की भूमिका है। इसमें जो भी सृजन सेनानी भाग ले रहे हैं या आगामी भविष्य में हाथ बटाएंगे, वे स्वयं तो धन्य होंगे ही, समाज एवं राष्ट्र को भी कृतकृत्य करेंगे।